हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं बीपीएससी का सेट प्रैक्टिस रुक्मिणी बुक से लेकर आया हूँ। में संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इसमें 15 सेट दिया गया है, तो बारी बारी से हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज इसका सेट नंबर फर्स्ट है। वह सबसे छोटी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी है जिसे 16, 24, 40, 64 और 72 से भाग देने पर प्रत्येक दशा का शेषफल 1 बचता है। कहता है वह सबसे छोटी संख्या निम्नलिखित में कौन सी है जिसे 16, 24, 40 और 64 तथा 72 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 1 बचता है। आपको इसको बनाने पर इसका राइट आंसर का बी होगा। आपको 2881 होगा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है क्लोरोफ्लोरोकार्बन ना करने पर रेफ्रिजरेटरों का निर्माण में अनिवार्य कर दिया गया है। यह ओजोन के क्षरण को रोकने के लिए किस प्रकार सहायक होगा। कहता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्गमित ना करने वाले रेफ्रिजरेटरों का निर्माण संपूर्ण विश्व में अनिवार्य कर दिया गया है। यह ओजोन के क्षरण को रोकने में किस प्रकार सहायक होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको या ओजोन अणुओं के साथ अभिक्रिया करने वाले CFC का निर्गमन को कम करेगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्गत ना करने वाले रेफ्रिजरेटरों का निर्माण संपूर्ण विश्व में अनिवार्य कर दिया गया है। यह ओजोन के क्षरण को रोकने में सहायक होता है क्योंकि यह ओजोन अणुओं के साथ अभिक्रिया करने वाले CFC का निर्गमन कम करेगा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। आपको क्वेश्चन नंबर 3 है सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित को सुमेलित करें। एक तरफ पदार्थ है और दूसरी तरफ पीएच मान है। आपको मिलान करना है। तो मिलान करना है। ए में नींबू का रस, नींबू का रस का पीएच मान कितना है। आपको इसका सी हो जाएगा 2.2 होता है। 2 में जट्ठा रस, जट्ठा रस का हो जाएगा आपको पीएच मान बी 1.2 हो जाएगा। 3 में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना है। इसका हो जाएगा बी 10 है, डी हो जाएगा 10। और 4 में है सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन, तो इसका हो जाएगा आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा 14। इस प्रकार आप मिलाएंगे। इसका राइट आंसर होगा 1 का सी, 2 का बी, 3 का डी और 4 का ए होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 है कि मान लीजिए कि x इजकल टू 633 पर पावर 24 प्लस 266 पर पावर 40 हो तो x का मान इकाई अंक क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 7 होगा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। कहता निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कहता निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो आपको सही है। एक में है 3 लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है। 2 में फ्यूज का विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है। 3 में है फ्यूज बनाने हेतु चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 और 2 आपका सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है 3 लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है और फ्यूज तार विद्युतमय तार को जोड़ा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। कहता निम्नलिखित में किस ग्रह पर वायुमंडल की मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको शुक्र पर है। कहता है शुक्र पर वायुमंडल में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के नगरों में मकान का प्रवेश द्वार समान रूप से मुख्य सड़क की ओर नहीं बल्कि गली की ओर होती थी, परंतु इसका अपवाद इस सभ्यता के किस नगर स्थल प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर होगा लोथल का प्राप्त हुआ है।
इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता हड़प्पा सभ्यता के नगरों के मकान का प्रवेश द्वार समान रूप से मुख्य सड़क की ओर नहीं बल्कि गली की ओर होता था, परंतु इसका अपवाद इस सभ्यता में लोथल नगर सभ्यता से प्राप्त हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हाथी गुम्फा अभिलेख किस प्राचीन भारतीय शासक से संबंधित है। कहता है हाथी गुम्फा अभिलेख किस प्राचीन भारतीय शासक से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा खारवेल से संबंधित है। किससे? खारवेल से। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता हाथी गुम्फा अभिलेख प्राचीन भारत के एक शासक खारवेल से संबंधित है। खारवेल कलिंग के शासक थे। खारवेल का जीवन काल संभवतः दूसरी सदी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध से प्रथम सदी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध के काल तक था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको आर के सन्मुखन चेट्टी थे। आर के सन्मुखन चेट्टी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर के सन्मुखन चेट्टी थे, जो 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित मंत्री परिषद में वित्त मंत्री के मंत्री आर के सन्मुखन चेट्टी को बनाया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है मध्यकालीन भारतीय इतिहास की किस शासक को लाख बख्श कहा जाता है। कहता मध्यकालीन भारतीय इतिहास के किस शासक को लाख बख्श कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को उनकी दानशीलता के कारण लाख बख्श अर्थात लाखों को दान करने वाला कहा जाता था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश का शासन सबसे लंबी अवधि का रहा था। कहता दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश का शासन सबसे लंबी अवधि तक रहा था। इसका राइट आंसर होगा आपको तुगलक वंश का रहा था। किसका? तुगलक वंश का। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का शासन सबसे लंबी अवधि रहा। दिल्ली सल्तनत के शीर्ष के तहत 5 राजवंश थे। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश एवं लोधी वंश का शासन को रखा जाता है। दिल्ली सल्तनत की अवधि 1206 से 1526 तक था और वही तुगलक वंश की अवधि 1220 से 1414 ईस्वी तक रहा, लगभग 94 वर्षों। कितना? 94 वर्षों का। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है इवाज नामक एक व्यक्ति ने दिल्ली सल्तनत के किस शासक के काल में अपने को बंगाल बिहार क्षेत्र में स्वतंत्र शासक घोषित किया था। तथा इवाज नामक एक व्यक्ति ने दिल्ली सल्तनत के किस शासक के काल में अपने को बंगाल बिहार क्षेत्र में स्वतंत्र शासक घोषित किया था। इसका राइट आंसर होगा इल्तुतमिश ने घोषित किया था। कौन? इल्तुतमिश ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। इवाज ने दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश के काल में अपने को बंगाल बिहार के क्षेत्र में स्वतंत्र शासक घोषित किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था। तथा सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था। इसका राइट आंसर होगा बदायूं का था। कहाँ का? बदायूं का। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। इल्तुतमिश का पूरा नाम शम्स उद-दीन इल्तुतमिश था। वह मध्य एशिया के इलबरी कबीले के तुर्क सरदार इलाम खान का संतान था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। भारत के 2 परमाणु परीक्षणों के बीच कितने वर्ष का अंतर रहा है। भारत के 2 परमाणु परीक्षणों के बीच कितने वर्ष का अंतर रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कितने वर्षों का? तो 24 वर्षों का अंतर है। कितना? 24 वर्षों का। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता है भारत में 2 परमाणु परीक्षण के बीच 24 वर्ष का अंतर रहा है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को हुआ था, क्योंकि भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण 11 मई 1998 का हुआ। भारत के दोनों परमाणु परीक्षण राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण टेस्ट रेंज में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी तथा कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी की स्थापना
किसके द्वारा की गई थी? कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर होगा आपको जगजीवन राम के द्वारा किया गया था। इसके जगजीवन राम के द्वारा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। तथा कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी की स्थापना जगजीवन राम के द्वारा किया गया था। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी की स्थापना फरवरी 1977 में कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता बाबू जगजीवन राम के नेतृत्व में किया गया था। कब किया गया था? फरवरी 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 16 है, शाह जांच आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? शाह जांच आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर होगा 1977 में किया गया था। कब? 1977 में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। गांधी जी ने किस तारीख को असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा की थी? कहता है गांधी जी ने किस तारीख को असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 12 फरवरी 1922 को। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा की थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा की थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। वर्ष 1919 ईस्वी में किस तारीख को देश में खिलाफत दिवस मनाया गया था? कहता वर्ष 1919 में किस तारीख को देश में खिलाफत दिवस मनाया गया था? इसका राइट आंसर होगा 17 अक्टूबर को मनाया गया था। कब? 17 अक्टूबर को। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। वर्ष 1919 ईस्वी में 17 अक्टूबर को देश में खिलाफत दिवस मनाया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नवंबर 1928 में। कब? नवंबर 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता लाला लाजपत राय की मृत्यु नवंबर 1928 में हुई थी। लाला लाजपत राय की मृत्यु 17 नवंबर 1928 को लाहौर में हुई थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ज्योतिबा फुले ने किए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता है सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1878 ईस्वी में की गई थी। सत्यशोधक समाज ब्राह्मणवाद विधि संस्था थी। ज्योतिबा फुले द्वारा ऐसे रचित साहित्य गुलामगिरी तथा किसान का कूड़ा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। कहता है उस वन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के मध्य का संबंध का सर्वश्रेष्ठ चित्रण करता है। पक्षी, ट्यूना और कनेरी। कहता उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ चित्रण करता है। पक्षी, ट्यूना, कनेरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, पक्षी, कनेरी और ट्यूना। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, तैमूर के आक्रमण के समय कश्मीर की गद्दी पर कौन था? अर्थात तैमूर के आक्रमण के समय कश्मीर की गद्दी पर कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर था। कौन था? सिकंदर। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता है तैमूर के आक्रमण के समय कश्मीर की गद्दी पर सिकंदर शासक था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हिंदू शाही राजवंश का राज कहाँ था? कहता पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हिंदू शाही राजवंश का राज कहाँ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं था। इस प्रकार राइट आंसर आपका क्या होगा? डी होगा। कहता है पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हिंदू शाही राजवंश का राज चिनाब नदी के हिंदू कुश तक फैला हुआ था, जिसे काबुल भी सम्मिलित था। इस प्रकार इसमें कोई नहीं है, तो राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। करगिल युद्ध किस वर्ष हुआ था? करगिल युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 1999 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। करगिल युद्ध वर्ष 1999 में हुआ था। यह एक अघोषित युद्ध था। करगिल युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच मई 1999 के जुलाई में के बीच हुआ था। मई 1999 से जुलाई 1999 के बीच हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे।
सिंधु जल संधि किस वर्ष हुआ था? कहता है सिंधु जल संधि किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 1960 ईस्वी में हुआ था सिंधु जल संधि। सिंधु जल संधि वर्ष 1960 में हुआ था। यह संधि 19 सितंबर 1960 को कराची में भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुई थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कक्षा 12वीं तक की शिक्षा को निम्नलिखित में से किस पाठ्यक्रम संरचना के रूप में प्रस्तुत की गई है? कहता राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कक्षा 12वीं तक की शिक्षा को निम्नलिखित में से किस पाठ्यक्रम संरचना के रूप में प्रस्तुत की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5+3+3+4। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 12वीं तक की शिक्षा को 5+3+3+4 पाठ्यक्रम संरचना में प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है। दक्षिण भारत के महाबलीपुरम शहर किस शासक ने बसाया था? कहता दक्षिण भारत के महाबलीपुरम शहर को किस शासक ने बसाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने बसाया था। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने बसाया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता है कि दक्षिण भारत का महाबलीपुरम शहर को पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने बसाया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। 1965 से 1967 के बीच भारत के किस राज्य में अकाल की स्थिति सबसे खराब स्थिति उत्पन्न हो गई थी? कहता है 1965 से 1967 ईस्वी के बीच भारत के किस राज्य में अकाल की स्थिति सबसे खराब स्थिति में उत्पन्न हो गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बिहार में। कहाँ हो गया था? बिहार में। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता 1965 से 67 के बीच बिहार राज्य में अकाल की स्थिति सबसे खराब स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। गोल्डन ड्रैगन 2025 संयुक्त अभ्यास किसके बीच आरंभ किया गया है? कहता है गोल्डन ड्रैगन 2025 का संयुक्त अभ्यास किसके बीच आरंभ किया गया है? इसका राइट आंसर होगा चीन कंबोडिया के बीच आरंभ किया गया। किसके? चीन कंबोडिया के बीच आरंभ किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है कि गोल्डन ड्रैगन 2020 संयुक्त अभ्यास चीन और कोलंबिया के बीच आरंभ किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध किस माह में हुआ था? कहता 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध किस माह में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अक्टूबर के माह में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता 1764 का बक्सर का युद्ध अक्टूबर माह में हुआ था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर के मैदान में हिक्टल मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश कंपनी की सेना एवं 3 भारतीय शक्तियां मीर कासिम, सूरज-उद-दौला एवं शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना के बीच हुआ था, जिसमें बक्सर युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है। मौर्य प्रशासन में दीवानी न्यायालय को क्या कहा जाता था? मौर्य प्रशासन में दीवानी न्यायालय को क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर होगा धर्मस्थनीज कहा जाता। धर्मस्थनीज। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है मौर्य प्रशासन में दीवानी न्यायालय को धर्मस्थनीज कहा जाता था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। निम्न में से किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया गया? कहता है निम्न में से किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा 23 अगस्त को मनाया गया। कब? 23 अगस्त को मनाया गया है अंतरिक्ष दिवस के रूप में। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। कहता है कि 23 अगस्त को भारत के राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। गांधी जी की विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? कहता है गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों को दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ला ने किया था। किसने? राजकुमार शुक्ला ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों को दयनीय स्थिति को देखने हेतु राजकुमार शुक्ला ने अनुग्रह किया था। राजकुमार शुक्ला चंपारण के एक किसान नेता थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। भारत का एक नया गेंदबाज कोच
मोर्ने मार्केल, मोर्ने मार्केल को नियुक्त किया गया। इनका संबंध किस देश से है? तथा भारत का नया गेंदबाज कोच मोर्ने मार्केल को नियुक्त किया गया। इनका संबंध किस देश से है? इसका राइट आंसर होगा दक्षिणी अफ्रीका से। कहां से है? दक्षिणी अफ्रीका से है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। दक्षिणी अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज मोर्ने मार्केल को भारत का नया गेंदबाज नियुक्त किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 है 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 निम्न में से किससे संबंधित है? कहता है 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 निम्न में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा आपको सहकारी समिति से संबंधित है। किससे? सहकारी समिति से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है कि 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 का संबंध सहकारी समिति या सोसाइटी से है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, एक कार किसी निश्चित दूरी की 1/3 दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से अगली 1/3 दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से शेष 1/3 दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय करती है। ज्ञात करें कि कुल दूरी तय करने के दौरान कार की औसत चाल क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 18 किलोमीटर प्रति घंटा था। इतना 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, 3 घंटियां क्रमशः 9, 12, 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि ये सभी तीनों घंटियां 8 बजे पूर्वाह्न पर एक साथ बजती है तो उसके बाद अगली बार कब एक साथ बजेगी? कहता है 3 घंटियां क्रमशः 9, 12, 15 मिनट 9:12 एवं 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि ये सभी 3 घंटियां 8 बजे पूर्वाह्न पर एक साथ बजती है तो उसके बाद अगली बार कब एक साथ बजेगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 11 पूर्वाह्न में बजेगी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। विकास हार्मोन निम्न में से किस ग्रंथि से स्रावित होता है? विकास हार्मोन निम्न में से किस ग्रंथि से स्रावित होता है? इसका राइट आंसर होगा पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। कहां से? पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है, बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब की गई थी? बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 2019 में शुरुआत किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। कब होगा? राइट आंसर बी होगा। कहता है कि बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत 2019 में की गई थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। भारत का पहला मानवयुक्त मिशन समुद्रयान किस वर्ष लॉन्च होगा? भारत का पहला मानवयुक्त मिशन समुद्रयान किस वर्ष लॉन्च होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको वर्ष 2026 में लॉन्च होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता है भारत का पहला मानव मिशन समुद्रयान वर्ष 2026 में लॉन्च होगा। यह मिशन 6000 मीटर की गहराई तक समुद्र संसाधनों की खोज करेगा। इस मिशन में स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी मत्स्य का उपयोग किया जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको दिनेश महेश्वरी थे। कौन? दिनेश महेश्वरी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता है भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष दिनेश महेश्वरी बने हैं। 23वें विधि आयोग का गठन 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक का 3 वर्षों की अवधि के लिए 23वें विधि आयोग का गठन किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। किस भारतीय एथलीट ने टेरिटोरियल आर्मी की मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया है? कहता है किस भारतीय एथलीट को टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया। किसे? नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा को टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। नील नदी से संबंधित
तथ्य या तथ्यों को पहचान करें। नील नदी से संबंधित सही तथ्य या तथ्यों का पहचान करें। एक में है, यह दो नदियों से मिलकर बनी है। दो में है, यह उत्तरी सूडान एवं मिस्र में बहती है। थ्री में है, इसका मुहाना लाल सागर में है। फोर में, इसका मुहाना भूमध्य सागर में है। तो आपको इसमें सही तथ्यों को पहचान करना है। तो इसका राइट आंसर होगा आपको 1, 3, 1, 2 और 4 होगा। 1, 2 और 4 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता नील नदी दो नदियों से मिलकर बनी है, उत्तरी सूडान एवं मिस्र में बहती है। तो इसका मुहाना भूमध्य सागर में है। नील नदी दो नदियां श्वेत नील और ब्लू नील से मिलकर बनी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। कहता है कोई राशि 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4.1/2 वर्षों में आपको 8,571.50 हो जाती है, तो वह राशि 10.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6.2/3 वर्षों में रुपया x हो जाती है। तो x का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 10,540 होगा। कितना? 10,540। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। कहता है निम्न में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य काम की न्याय संगत और मनोवांछित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा? तथा निम्न में से किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राज्य काम की न्याय संगत और मनोवांछित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 42 करेगा। 42 कितना? अनुच्छेद 42। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता है कि अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि राज्य काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में लाया गया था। इसे अधिनियम 2017 में संशोधन किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के सदनों के समक्ष कौन प्रस्तुत करवाता है? कहता है वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के सदनों के समक्ष कौन प्रस्तुत करवाता है? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति करवाते हैं। कौन? राष्ट्रपति करवाते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। वित्त आयोग सिफारिश को संसद के दोनों सदनों के समक्ष राष्ट्रपति प्रस्तुत करवाता है। अनुच्छेद 281 में उल्लिखित है कि राष्ट्रपति संविधान के उपबंधों के अधीन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिशों को उस पर की गई कार्रवाई को स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएंगे। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है राज्य द्वारा पोषित या राजनिधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा उनके किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। इस अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त किस मौलिक अधिकार के तहत है? कहता है राज्य द्वारा पोषित या राजनिधि की सहायता से पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। इस अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त किस मौलिक अधिकार के तहत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। क्या है? संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। तथा किसी नागरिक को राज्य द्वारा पोषित या राजनिधि की सहायता पाने वाले किसी शिक्षा संस्था, धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर प्रवेश वंचित नहीं किया जाएगा। यह अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के तहत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। नवंबर 2024 में बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के नए चरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? कहता है नवंबर 2024 में बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के नए चरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी वर्गों के युवाओं की उद्यमिता को प्रोत्साहन करना। सभी वर्ग के युवाओं को उद्यमिता को प्रोत्साहन करना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। अतः नवंबर 2024 में बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के नए चरण का मुख्य उद्देश्य सभी वर्गों के युवाओं से उद्यमिता को प्रोत्साहन करना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है
चिनाब नदी का उद्गम स्थल निम्न में से किस क्षेत्र में स्थित है? चिनाब नदी का उद्गम स्थल निम्न में से किस क्षेत्र में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। चिनाब नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, कैस्पियन सागर झील के साथ निम्न में से किस देशों का तट बनाता है? कहता है कैस्पियन सागर झील के साथ निम्न में से किस देश या देशों का तट बनाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में सभी के साथ बनाता है। ईरान, रूस, अजरबैजान के सभी के साथ बनाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता है कैस्पियन सागर झील के साथ 5 देश ईरान, अजरबैजान, रूस, ताजिकिस्तान एवं तुर्कमेनिस्तान का तट बनाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा, उपयुक्त में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्न में से कौन सी जल संधि मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है? कहता है निम्न में से कौन जल संधि मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मलक्का जल संधि अलग करता है। मलक्का जल संधि। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। कहता है कि मलक्का जल संधि मलेशिया और सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के संदर्भ में निम्न में से कौन कथन सही है? कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के संदर्भ में निम्न में से कौन सही कथन है? ए में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला पूर्वी चंपारण है। 2 में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला पटना है। 3 में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। 4 में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। तो आपको सही तथ्य कौन कौन सा है आपको मिलान करना है। इसका राइट आंसर होगा सभी। 1, 2, 3 और 4 सभी आपका तथ्य सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्या होगा? राइट आंसर डी होगा, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के संदर्भ में दिए गए कथन तथ्य सही है, क्योंकि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला पूर्वी चंपारण है, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला पटना है और न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला सीवर है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला आपको समस्तीपुर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। बिहार का रोहतास जिला किस वर्ष अस्तित्व में आया था? बिहार का रोहतास जिला किस वर्ष अस्तित्व में आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1972 में आया था। कब आया था? 1972 में आया था रोहतास जिला। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता बिहार का रोहतास जिला 1972 में अस्तित्व में आया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। सूफीवाद का एक प्रमुख स्थान धरखंडा वर्तमान में बिहार के किस जिला में पड़ता है? कहता सूफीवाद का एक प्रमुख स्थान धरखंडा वर्तमान में बिहार के किस जिला में पड़ता है? इसका राइट आंसर होगा आपको बक्सर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बक्सर में। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता सूफीवाद का प्रमुख स्थान धरखंडा वर्तमान में बिहार के बक्सर जिले में पड़ता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है, बरखान निम्न में से किसका उदाहरण है? बरखान निम्न में से किसका उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पवन निर्मित स्थलाकृति का उदाहरण है। बरखान निम्न में से किसका उदाहरण है? तो पवन निर्मित स्थलाकृति का उदाहरण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता बरखान पवन निर्मित स्थलाकृति का उदाहरण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 है, कॉस्मोस निम्न में से किस भूगोलवेत्ता की रचना है? कहता है कॉस्मोस निम्न में से किस भूगोलवेत्ता की रचना है? इसका राइट आंसर होगा अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट की रचना है। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट की रचना। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। पता है कॉस्मोस अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट की रचना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। प्रकाश मंडल तथा प्रकाश मंडल में पाए जाने वाले सौर कलंक के काले केंद्र को क्या कहा जाता है? कहता प्रकाश मंडल में पाए जाने वाले सौर कलंक सन स्पॉट के काले केंद्र को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा अम्बा कहा जाता है, अम्ब्रा कहा जाता है। क्या? अम्ब्रा। इस प्रकार राइट आंसर आपका क्या होगा? ए होगा। कहता है कि प्रकाश मंडल में पाए जाने वाले सौर कलंक को काले केंद्र के अम्ब्रा कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। चंद्रशेखर सीमा निम्न में से किस क्षेत्र का शब्द है? चंद्रशेखर सीमा निम्न में से किस क्षेत्र का शब्द है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तारा के जीवन काल के अध्ययन का है। तारा के जीवन काल के अध्ययन का है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा।
तथा चंद्रशेखर सीमा शब्द तारा के जीवन काल के अध्ययन से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। 18 संप्रदाय नामक बौद्ध साहित्य निम्न में से किसकी रचना है? 18 संप्रदाय नामक बौद्ध साहित्य निम्न में से किसकी रचना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको वसुमित्र की रचना है। किसका? वसुमित्र का। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। अतः 18 संप्रदाय नामक बौद्ध साहित्य बौद्ध विद्वान वसुमित्र की रचना है। वसुमित्र का सबसे महत्वपूर्ण रचना महाविभास सूत्र है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। अच्छा, नीचे दिए गए भारतीय दर्शन के नाम और संबंधित प्रमुख विद्वान को सुमेलित करें। एक तरफ दर्शन है, दूसरे तरफ विद्वान है, आपको इसमें मिलान करना है। तो न्याय का कौन हो जाएंगे? तो एक हो न्याय का तो हो जाएंगे गौतम। बी में सांख्य, तो सांख्य का हो जाएगा आपको कपिल, 1 हो जाएगा। सी में है योग, तो योग का हो जाएगा क्या? तो योग का होगा पतंजलि। और डी में वैशेषिक, तो वैशेषिक का हो जाएगा क्या? कनाद। तो इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, राइट आंसर होगा 1 का 3, बी का 1 और सी का 2 और डी का 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा, राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन है? कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन है? इसका राइट आंसर होगा आपको NaOH है, NaOH है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करने पर मरकरी और इनमें से क्या प्राप्त होगा? कहता मर्क्यूरी ऑक्साइड को गर्म करने पर मरकरी और इनमें से क्या प्राप्त होगा? इसका राइट आंसर देखेंगे हम। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा KOH होगा, KOH होगा। अतः मर्क्यूरी ऑक्साइड को गर्म करने पर मरकरी और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन है? कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन है? इसका राइट आंसर होगा NaOH है, NaOH है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है। मर्क्यूरी ऑक्साइड को गर्म करने पर मरकरी और इनमें से क्या प्राप्त होगा? मरकरी ऑक्साइड को गर्म करने पर मरकरी और इनमें से क्या प्राप्त होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्या प्राप्त होगा? ऑक्सीजन प्राप्त होगा। क्या? ऑक्सीजन प्राप्त होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करने पर मरकरी और ऑक्सीजन प्राप्त होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। जून 2025 तक के अनुसार भारत में रामसर साइट की कुल संख्या कितनी है? जून 2025 तक भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 91 है। कितना है? 91, आपको 91 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जून 2025 तक के अनुसार भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या 91 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 है। निम्न में से कौन मरुस्थल ईरान में है? कहता है निम्न में से कौन मरुस्थल ईरान में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। दस्त ए लूट आपको ईरान में है। फिर हो गया आपको दस्त ए मरुस्थल भी ईरान में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 है। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत भारत में किस राज्य में हुई थी? कहता है सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत भारत के किस राज्य में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको राजस्थान में हुआ था। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान राज्य से हुई थी। सूचना का अधिकार आंदोलन जन आंदोलन की सफलता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस आंदोलन की शुरुआत 1990 में राजस्थान से हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। कहता एक रेलगाड़ी 8 बजे पूर्वाह्न पठानकोट से चलकर 2 बजे अपराह्न दिल्ली पहुंचती है, जबकि दूसरी रेलगाड़ी 12 बजे दोपहर मध्याह्न दिल्ली से चलकर 4 बजे अपराह्न पठानकोट पहुंचती है। तो ज्ञात करें कि दोनों रेलगाड़ी कितने बजे एक दूसरे को पार करेगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 12:48 पर बजे अपराह्न को आपको दोनों एक दूसरे को पार करेगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 है।
एक प्रकाश वर्ष निम्न में से किसके बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष निम्न में से किसके बराबर होता है? इसका राइट आंसर होगा 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे, पौधे अपनी जड़ों के रेशों द्वारा मिट्टी से जल अवशोषण करते हैं, यह कार्य किस कारण से होता है? कहता पौधे अपनी जड़ों से रेशों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं, यह कार्य किस कारण से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको परासरण सघनता की विभिन्नता के कारण होता है। पौधे अपनी जड़ों की रेशों द्वारा मिट्टी के जल का अवशोषण करती है, यह कार्य परासरण समानता सघनता की विभिन्नता के कारण होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको 69 देखेंगे, चंगेज खां के आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर कौन था? चंगेज खान के आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर कौन था? इसका राइट आंसर होगा इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश था। चंगेज खान के आक्रमण के समय दिल्ली के गद्दी पर इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश का शासनकाल 1210 से 11 से 36 ईस्वी तक का था। चंगेज खान मंगोल का शासक था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, कहता है दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला बलबन किस सुल्तान का गुलाम था? कहता दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला बलबन किस सुल्तान का गुलाम था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको इल्तुतमिश का गुलाम था। कहता दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला बलबन सल्तनत के प्रारंभिक शासक इल्तुतमिश का गुलाम था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 है, मोनोक्यूलोसिस। कहता मोनोक्यूलोसिस किस प्रकार फैलता है? इसका राइट आंसर होगा संदूषित लार से फैलता है। संदूषित लार से। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता है मोनोक्यूलोसिस संक्रमित लार से फैलता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। 72 है, मानव शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है? मानव शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है? इसका राइट आंसर होगा शरीर के भार का 60% से अधिक होता है। शरीर के भार के 60% से अधिक होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता है मानव शरीर में पानी की मात्रा का भार 60% से अधिक होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 31 मई को मनाया जाता है। कब? 31 मई को मनाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष 31 मई को मनाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, कहता है स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप कम से कम होनी चाहिए, यह विचार निम्न में से किस राजनीतिक पार्टी का था? कहता है स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप कम से कम होनी चाहिए, यह विचार निम्न में से किस राजनीतिक पार्टी का था? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र पार्टी का था। स्वतंत्र पार्टी का। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप कम से कम होनी चाहिए, यह विचार स्वतंत्र पार्टी का था। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना 1959 में हुई थी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, 100, 500 तक में कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 9 से विभाज्य है? कहता है 100 से लेकर 500 तक कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 9 से विभाज्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 है, 44 है। कितना है? 44। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे। 97, 83, 73, 67 और 59। तो उपयुक्त श्रेणी क्रम में रिक्त 2 स्थानों पर आने वाली संख्याओं का चयन दिए गए विकल्प से करें। कहता है 97, 83, 73, 67, 59 उपयुक्त श्रेणी क्रम में रिक्त 2 स्थानों पर आने वाली संख्याओं का चयन दिए गए विकल्प से करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा 53, 47। कितना? 53 और 47 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। 77 देखेंगे, कहता है कृत्रिम मधुरक एवं उसका गन्ना शर्करा की तुलना में मिठास कौन सुमेलित है? कहता है कृत्रिम मधुरक एवं उसका गन्ना शर्करा की तुलना में मिठास में कौन सुमेलित है? एक तरफ कृत्रिम मधुरक है, दूसरी तरफ गन्ना शर्करा की तुलना में मिठास है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको एलिटेम 2000।
गन्ना शर्करा की तुलना में मिठास है। एलिटेम कृत्रिम मधुरक को मिठास गन्ना शर्करा की तुलना में 2000 अधिक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्न कथनों पर विचार करिए और सही विकल्प को चुनें। ये में भारत की तटरेखा में 47.6% की वृद्धि हुई, जो 1970 के दशक में 7516 किलोमीटर से बढ़कर 2023-24 में 11098.8 किलोमीटर हो गई है। 2 में है, इसमें पश्चिम बंगाल का 35% का उल्लेखनीय वृद्धि 157 किलोमीटर से बढ़कर 721 किलोमीटर हो गया है। 3 में, इसके अनुसार भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य पश्चिम बंगाल हो गया है। 4 में है, इसके अनुसार तमिलनाडु की तटरेखा भारत की दूसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य बन गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखेंगे इसका राइट आंसर होगा विकल्प, आपको विकल्प हो जाएगा 1, 2 और 4, 1, 2, 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्या होगा राइट आंसर? 1, 2 और 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। नीचे दिए गए नेताओं के नाम और दलों को सुमेलित करें। तो आपको सुमेलित करना है। ए में है एसे डागे। तो एसे डागे कौन थे? तो आपको एसे डागे हो गए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो जाएंगे 4। 2 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का हो जाएगा 1, भारतीय जनसंघ हो जाएगा। 3 में मीनू मसानी। तो मीनू मसानी का होगा आपको स्वतंत्र पार्टी हो जाएगा 2। और डी में अशोक मेहता। तो अशोक मेहता का हो जाएगा आपको 3, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। तो आप इस प्रकार मिलाएंगे, इसका राइट आंसर होगा 1 का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत चीन संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? ए में है 1949 में चीनी क्रांति के बाद चीन की कम्युनिस्ट सरकार को भारत में मान्यता दिया था। 2 में, दोनों देशों के बीच पंचशील समझौता अप्रैल 1954 में हुई थी। 3 में, तिब्बत के पारंपरिक नेता दलाई लामा को भारत ने 1959 में शरण दिया। 4 में, अक्टूबर 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया। तो आपको इसमें बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सभी 1, 2, 3 और 4 सभी आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 है, 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व का सबसे ऊंचे रेलवे आर्च पुल का उद्घाटन कहाँ किया है? कहता है 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च पुल का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर में किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपको सी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च पुल का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया है। यह पुल 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल है। यह पुल पेरिस स्थित अफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 है, हाल ही में प्रतिभा सेतु पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हाल ही में प्रतिभा सेतु पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा लॉन्च किया गया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। कहता है हाल ही में प्रतिभा सेतु पोर्टल संघ लोक सेवा आयोग द्वारा शुरू की गई है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की परीक्षा में चयन से चूक जाने वाले प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए प्रतिभा सेतु नामक पोर्टल शुरू किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 है, ऑपरेशन शिवा किसके लिए शुरू किया गया? ऑपरेशन शिवा किसके लिए शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर होगा अमरनाथ यात्रा के लिए शुरू किया गया है। अमरनाथ यात्रा के यात्रियों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन शिवा शुरू किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे। कहता है 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसका पौधा लगाया है? कहता है 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसका पौधा लगाया है? इसका राइट आंसर होगा सिंदूर का पौधा लगाया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने सिंदूर का पौधा लगाया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 है, पोलोथीन एक बहुलक है, इसका एकलक निम्न में से कौन है? कहता पोलोथीन एक बहुलक है, इसका एकलक निम्न में से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एथिलीन है। क्या है? एथिलीन। एथिलीन। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा।
कहता है कि पोलोथीन बहुलक का एकलक एलिथीन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है निमोनिया रोग निम्न में से किसका उदाहरण है? निमोनिया रोग निम्न में से किसका उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा जीवाणु रहित रोग का उदाहरण है। किसका? जीवाणु रहित रोग का उदाहरण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। निमोनिया रोग जीवाणु जनित रोग का उदाहरण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 87 है पैरोलूसाइट निम्न में से किसका अयस्क है? तो पैरोलूसाइट निम्न में से किसका अयस्क है? इसका राइट आंसर होगा मैग्नीज का है। किसका है? मैग्नीज का। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। इसका पैरोलूसाइट मैग्नीज का अयस्क है। इसका रासायनिक सूत्र है MnO2 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। समुद्र पर भारत का पहला ग्लास ब्रिज किस स्थान पर उद्घाटन किया गया है? अतः समुद्र पर भारत का पहला ग्लास ब्रिज किस स्थान पर उद्घाटन किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी में उद्घाटन किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। कहता है कि समुद्र पर भारत का पहला ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कन्याकुमारी में किया गया है। यह 31 दिसंबर 2024 को तमिलनाडु में समुद्र के ऊपर एक ग्राउंड ब्रेकिंग ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है जो दो स्थलों के बीच संपर्क को बढ़ाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 खिलाड़ी को सम्मानित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। राइट आंसर बी होगा। कहता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में 4 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। डी मुकेश शतरंज से खेलते हैं, हरमनप्रीत सिंह हॉकीज हैं, प्रवीण कुमार पैरा एथलीट हैं और मनु भाकर निशानेबाजी हैं जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है महाबोधि महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? महाबोधि महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? इसका राइट आंसर होगा आपको मध्य प्रदेश में किया गया है। कहाँ? महाबोधि महोत्सव मध्य प्रदेश में। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। तथा महाबोधि महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के सांची में किया गया है। इस महोत्सव में वियतनाम, जापान, सिंगापुर, थाईलैंड सहित अन्य देशों के बौद्ध अनुयायी शामिल हुए हैं। इसे सांची महोत्सव भी कहा जाता है। इस महोत्सव की शुरुआत 1952 में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। कहता है विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक कौन बनी है? विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक कौन बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नागोजी ओकोंजो-इवेला बनी है। नागोजी ओकोंजो-इवेला बनी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता है विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक नागोजी ओकोंजो-इवेला बनी है। ये दूसरी विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक बनी है। इनका दूसरा कार्यकाल 1 सितंबर 2025 से शुरू होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है हाल ही में डॉक्टर विवेक देवराय का निधन हो गया, वे कौन थे? कहता है हाल ही में डॉक्टर विवेक देवराय का निधन हो गया, वे कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अर्थशास्त्री थे। क्या थे? अर्थशास्त्री। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। हाल में विवेक देवराय का निधन हो गया, वे अर्थशास्त्री थे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष भी थे। 2015 और 2019 में नीति आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। उन्हें 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 है ढलवा लोहा, इस्पात एवं पीटवा लोहा में से किसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है? कहता है ढलवा लोहा, इस्पात एवं पीटवा लोहा में से किसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है? इसका राइट आंसर होगा आपको ढलवा लोहा में ज़्यादा होता है। किसमें? ढलवा लोहा में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता है ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है। ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा 1.5 से 2.5% तक होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 है शुष्क हिम ड्राई आइस निम्न में से क्या सही है? शुष्क हिम का संबंध निम्न में से क्या सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए में है कार्बन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूक्ष्म हिम कहते हैं। 2 में कार्बन डाइऑक्साइड कणों को संपीड़ित करने पर सूक्ष्म हिम बनता है।
इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही है, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। कहता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूक्ष्म हिम कहते हैं तथा यह कार्बन डाइऑक्साइड कणों को संपीड़ित करने से बनता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे, महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया है? महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको छत्रपति संभाजी नगर कर दिया है। कहा? छत्रपति संभाजी नगर, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। कहता है महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार करें। ए में है मध्य प्रदेश, 2 में छत्तीसगढ़, 3 में हरियाणा, 4 में पंजाब, 5 में आंध्र प्रदेश, 6 में कर्नाटक और 7 में केरल है। तो आपको ऊपर दिए गए राज्यों को कितने राज्य के स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है, इसका राइट आंसर होगा आपको उपयुक्त में सभी। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल को 1 नवंबर, पंजाब और हरियाणा को भी 1 नवंबर, छत्तीसगढ़ का भी 1 नवंबर, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे, निम्न में से किसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है? कहता है निम्न में से किसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको Mg हॉल OH2 को कहा जाता है, Mg हॉल OH2 को कहा जाता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता है Mg OH2 को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, जफरवादी निम्न में से किस पालतू पशु का नस्ल है? जफराबादी निम्न में से किस पालतू पशु का नस्ल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भैंस का है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है जफराबादी भैंस का नस्ल है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष लाई गई थी? स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष लाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1968 में लाया गया था, 1968 में, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में लाई गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्ष 1986 की एक नई शिक्षा नीति के स्थान पर 34 वर्षों बाद लाई गई थी, इस प्रकार राइट आंसर आपको बी होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, बिहार के किस जिला में गोगाविल झील है? बिहार के किस जिला में गोगाविल झील है? तो गोगाविल झील किस जिला में है? इसका राइट आंसर होगा कटिहार में है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है गोगाविल झील कटिहार जिला में स्थित है। गोगाविल झील बिहार का पहला सामुदायिक पक्षी अभयारण्य रिजर्व घोषित किया गया है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 101 है, बिहारी जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने निम्न में से कौन है? कहता है बिहारी जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने निम्न में से कौन है? इसका राइट आंसर होगा आपको उपयुक्त में दोनों, न्यायमूर्ति भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा और न्यायमूर्ति ललित मोहन शर्मा दोनों बने, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है न्यायमूर्ति भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा एवं न्यायमूर्ति ललित मोहन शर्मा दोनों बिहारी थे, ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने थे, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे। कहता है निम्न में कौन नदी म्यांमार में बहती है? कहता है निम्न में कौन नदी जो म्यांमार में बहती है? इसका राइट आंसर होगा इरावदी और साल्विन दोनों नदी आपको म्यांमार में बहती है, इस प्रकार राइट आंसर आपको डी सी होगा, उपयुक्त में दोनों होगा। कहता है इरावदी और साल्विन दोनों नदियां म्यांमार में बहती है, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे। निम्न में कौन सा शहर कृष्णा नदी के तट पर स्थित है? कहता है निम्न में कौन सा शहर कृष्णा नदी के तट पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि विजयवाड़ा और सांगली शहर कृष्णा नदी के तट पर है। विजयवाड़ा और सांगली ये दोनों नदी है कृष्णा नदी के तट पर स्थित है, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 104 देखेंगे। कहता है निम्न में कौन संस्थान लखनऊ में स्थित है? निम्न में कौन संस्थान लखनऊ में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आपको लखनऊ में स्थित है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे। 5 है, पूर्व मध्यकाल में काकाट वंश
कारकाट वंश का शासन किस क्षेत्र में था? कहता है पूर्व मध्यकाल में कारकाट वंश का शासन किस क्षेत्र में था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर क्षेत्र में था। कहाँ? कश्मीर क्षेत्र में था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है कारकाट वंश का शासक कश्मीर क्षेत्र में था। कारकाट वंश के संस्थापक राजा दुर्लभ वर्धन थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे, भारत में पंचवर्षीय योजना के इतिहास में कौन सी पंचवर्षीय योजना अंतिम थी? कहता है भारत में पंचवर्षीय योजना के इतिहास में कौन सी पंचवर्षीय योजना अंतिम थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्मी पंचवर्षीय योजना आपको अंतिम था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। भारत में पंचवर्षीय योजना के इतिहास बर्मी पंचवर्षीय योजना अंतिम था। ये बर्मी पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 17 तक थी और वर्ष 2014 से केंद्र में भाजपा सरकार के आने पर एवं 2015 में नीति आयोग की स्थापना के बाद बर्मी पंचवर्षीय योजना की चर्चा कम हो गई। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे, भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान निम्न में कहाँ है? कहता है भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान निम्न में कहाँ है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर को उपयुक्त में दोनों स्थान पर, कांडली हरियाणा और तंजावुर तमिलनाडु दोनों स्थान पर आपको प्रशासनिक नियंत्रण राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता प्रबंधन संस्थान है। इस प्रकार राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे, कहता है कि आरंभिक 3 पंचवर्षीय योजनाओं एवं संबंधित मुख्य उद्देश्य विशेषता को सुमेलित करें। ये में है पंचवर्षीय योजना। तो पंचवर्षीय योजना, तो एक का पंचवर्षीय योजना हो जाएगा आपको कृषि का सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया था। 2 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दिया गया था 3 समाजवादी समाज का प्रारूप स्थापित करना, और सी में है तृतीय पंचवर्षीय योजना, इसका 1 होगा खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। इस प्रकार आप मिलाएंगे, इसका राइट आंसर होगा 1 का 2, बी का 3, सी का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 109 है, भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन किस स्थान पर लॉन्च किया गया है? भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन किस स्थान पर लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर होगा लेह लद्दाख में लॉन्च किया गया है। कहाँ? लेह लद्दाख में। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन इसरो ने लेह लद्दाख में लॉन्च किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 2000 में शुरुआत किया गया था। कब? 2000 में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 ईस्वी में शुरू की गई थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, कहता श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन किस वर्ष आरंभ किया गया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन किस वर्ष आरंभ किया गया था? इसका राइट आंसर होगा 2016 में आरंभ किया गया। कब? 2016 में आरंभ किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन वर्ष 2016 में आरंभ किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 112 है, उस समुच्च का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो दिए गए समुच्च की संख्याओं के मध्य है। कहता उस समुच्च का चयन कीजिए जिसके संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो दिए गए समुच्च की संख्याओं के मध्य है। इसका राइट आंसर होगा 6, 3, 27। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 113 देखेंगे, पोटेशियम आयन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? पोटेशियम आयन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके राइट आंसर हो जाएगा आपको 8 इलेक्ट्रॉन है। कितना? 8। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। कहता है पोटेशियम आयन के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 114 देखेंगे, जुलाई 1946 में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कार्यभार किसके हाथों में सौंपा था? जुलाई 1946 में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कार्यभार किसके हाथों में सौंपा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के हाथों में सौंपा था। किसे? जवाहरलाल नेहरू के। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा।
कहता है जुलाई 1946 में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद का कार्यभार जवाहरलाल नेहरू के हाथों में सौंपा था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्न में से कौन सी रचना अबुल कलाम आजाद की रचना है। कहता है निम्न में से कौन सी रचना मौलाना अबुल कलाम आजाद की रचना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में दोनों, इंडिया विश फ्रीडम और तर्जुमानुल कुरान, ये दोनों है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा, आपको उपयुक्त में दोनों होगा। इंडिया विश फ्रीडम एवं तर्जुमानुल कुरान, ये दोनों रचनाएं मौलाना अबुल कलाम आजाद की रचना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे, नाइट्रोजन अणु किस प्रकार के बंधन में उपस्थित है। नाइट्रोजन अणु में किस प्रकार का बंधन उपस्थित है। इसका राइट आंसर होगा त्रिसहसंयोजक बंधन आपको उपस्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है नाइट्रोजन अणु के निर्माण में त्रिसहसंयोजक बंधन की उपस्थिति है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 देखेंगे, गौतमीपुत्र सतकर्णी प्राचीन भारत के इतिहास में किस वंश का शासक था। कहता है गौतमीपुत्र सतकर्णी प्राचीन भारत के इतिहास में किस वंश का शासक था। तो इसका राइट आंसर होगा सतवाहन वंश का शासक था। किसका? सतवाहन वंश का। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। आपको गौतमीपुत्र सतकर्णी प्राचीन भारत के इतिहास में सतवाहन वंश का शासक था। सतवाहन वंश के संस्थापक सिमुक था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 118 देखेंगे, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना किस वर्ष की गई थी। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1961 में किया गया था। कब? 1961 ईस्वी में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना 1961 में की गई थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119 है, भारत सरकार ने किस मंत्रालय द्वारा फ्लड वॉच इंडिया ऐप 2.0 को लॉन्च किया गया है। कहता भारत सरकार ने किस मंत्रालय द्वारा फ्लड वॉच इंडिया ऐप 2.0 लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता भारत सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय द्वारा फ्लड वॉच इंडिया ऐप 2.0 लॉन्च किया है। यह ऐप शुभारंभ 13 अगस्त 2024 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री द्वारा किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 120 देखेंगे, कुल पौधे अपने जीवन काल में केवल एक बार ही फूलते हैं। आमतौर पर 50 से 100 साल बाद ये बड़ी संख्या में फल पैदा करते हैं और मर जाते हैं। कहता है कुछ पौधे अपने जीवन काल में केवल एक बार फूलते हैं। आमतौर पर 50 से 100 साल बाद ये बड़ी संख्या में फल पैदा करते हैं और मर जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको एम्बुसा बुल्गोरिस आपको फल पैदा करते। इस प्रकार राइट आंसर आपका क्या होगा? बी होगा। डिटेल देखेंगे, कहता है कुल पौधे अपने जीवन काल में केवल एक ही बार ही फूलते हैं। आमतौर पर 50 से 100 साल बाद ये बड़ी संख्या में फल पैदा करते हैं और आमतौर पर मर जाते हैं। ये पौधा है एम्बुसा बुल्गेरिस, बांस है, इसे ही बांस कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 121 है, बिहार राज्य सार्वजनिक अस्पताल में निःशुल्क दवाइयां का वितरण में देश में किस स्थान पर आता है। बिहार राज्य सार्वजनिक अस्पताल में निःशुल्क दवाइयां के वितरण में देश में कौन सा स्थान आता है। इसका राइट आंसर होगा आपको प्रथम स्थान आता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता है बिहार राज्य सार्वजनिक अस्पताल में निःशुल्क दवाइयों के वितरण में देश में प्रथम स्थान आता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 122 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 122 है, संविधान के आरंभ के समय संविधान में कितने मूल कर्तव्य का उल्लेख है। संविधान के आरंभ के समय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य का उल्लेख है। इसका राइट आंसर होगा आपको कोई नहीं। तथा संविधान के आरंभ में संविधान में मूल कर्तव्य का नाम का कोई उल्लेख नहीं था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 123 देखेंगे। लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किस अधिनियम के तहत किया गया था। लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा।
लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यकाल का सृजन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124 देखेंगे। संसदीय समिति में एक महत्वपूर्ण समिति लोक उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? कहता है संसदीय समिति में एक महत्वपूर्ण समिति होता है लोक उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 22 सदस्य होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। कहता है लोक उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 125 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 का सीधा संबंध संविधान के किस अनुसूची से है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 का सीधा संबंध संविधान के किस अनुसूची से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची से। किससे? 7वीं अनुसूची से। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 का सीधा संबंध संविधान के 7वीं अनुसूची से है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 126 है। मेघालय भारत का कौन सा कर्म का राज्य बना था? मेघालय भारत का कर्म का कौन सा राज्य बना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 21वां राज्य बना था। कौन? 21वां राज्य बना था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता मेघालय भारत का 21वीं राज्य बना था। पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के द्वारा स्वायत्त राज्य मेघालय को भारत का 21वां राज्य बनाया, जो 21 जनवरी 1972 को प्रभावी हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127 है। अनुच्छेद 32 के ए संबंधित सही तथ्य या कथनों का चयन करें। तथा अनुच्छेद 32 ए से संबंधित सही तथ्य या कथनों का चयन करें। ए में है इसे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में अंतः स्थापित किया गया था। 2 में इसे 47वां संविधान संशोधन अधिनियम 1977 के द्वारा निरसित किया गया। 3 में इसके द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि राज्य की विधियां की संवैधानिक वैधता का अनुच्छेद 32 के अधीन नहीं तय किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सभी 1, 2 और 3 सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। आपका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128 देखेंगे। निम्न में से कौन संविधान संशोधन अधिनियम भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण से संबंधित है? कहता है निम्न में से कौन संविधान संशोधन अधिनियम भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा 16वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। 16वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 आपको भूमि हस्तांतरण से संबंधित है भारत बांग्लादेश। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। कहता है कि 16वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 भारत बांग्लादेश के भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। 16वां संविधान संशोधन अधिनियम के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा प्रदान किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 29 129 देखेंगे। कहता है एक छात्र किसी गोलीय दर्पण का उपयोग करके एक कागज पर सूर्य का एक स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस करता है, जो कुछ समय बाद जलने लगता है। दर्पण के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? कहता है एक छात्र किसी गोलीय दर्पण का उपयोग करके एक कागज पर सूर्य का एक स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस करता है, जो कुछ समय बाद जलने लगता है। दर्पण के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए में है अवतल गोलीय दर्पण और सी में एक आभासी दर्पण होगा। इस प्रकार राइट आंसर ए और सी दोनों होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। सी होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 130 देखेंगे। कहता है निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कहता है निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत है, इसका राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। ये आपका गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता है माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है, यह एक गलत कथन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 131 है। ताइवान को किस देश में निर्मित हार्पून मिसाइल सिस्टम का पहला बैच प्राप्त हुआ है? मतलब ताइवान को किस देश में निर्मित हार्पून मिसाइल सिस्टम का पहला बैच प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता ताइवान को अमेरिका में निर्मित हार्पून मिसाइल सिस्टम का पहला बैच प्राप्त हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132 देखेंगे। नीचे दिए गए कथन के विचार कीजिए तथा सही उत्तर को चयन कीजिए। कथन ए में है मानव अमाशय नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन करता है। कथन 2 में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय की क्षति पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर होगा
केवल कथन दो सही है। क्या केवल कथन दो आपका सही है? हाइड्रोलिक आमाशय में क्षति पहुंचाए बिना भोजन को पाचन में मदद करता है। आपका दो सही, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 133 है, देश में अंदरूनी गड़बड़ी के आधार पर वर्ष 1975 में आपातकाल की उद्घोषणा किस राष्ट्रपति द्वारा की गई थी? कहते देश में अंदरूनी गड़बड़ी के आधार पर वर्ष 1975 में आपातकाल की उद्घोषणा किस राष्ट्रपति द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा किया गया था। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा आपको आपातकाल की घोषणा किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। कहता है देश में अंदरूनी गड़बड़ी के आधार पर 1975 में आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा की गई थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 134 देखेंगे। कहता है मानव नरों में विरेचन उदर गुहा के बाहर विरेचन कोश नामक थैली को क्यों स्थिर होता है? मानव नरों में विरेचन उदर गुहा के बाहर विरेचन कोश नामक थैली में क्यों स्थिर होता है? इसका राइट आंसर होगा यह शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर में 2 से 3 डिग्री निम्न तापमान बनाए रखने में मदद करता है। यह शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर से 2 से 3 डिग्री निम्न तापमान बनाए रखने में मदद करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 135 है संसाधनों का साधारणीयता के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास उपयोगी होगा? कहता है संसाधनों को साधारणीयता के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास उपयोगी होगा? इसका राइट आंसर होगा आवश्यकता ना होने पर लाइटों और पंखों को बंद कर देना। आवश्यकता ना होने पर लाइटों और पंखों को बंद कर देना होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता है कि संसाधनों की असाधारणता के लिए निम्न प्रयास होगा, आवश्यकता ना होने पर लाइटों और पंखों को बंद कर देना। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। और जल संरक्षण के लिए टपकने वाले नलों की मरम्मत करवाना आपको ए नहीं होगा, जबकि सीढ़ियों की जगह लिफ्ट का इस्तेमाल करना ये आपका होगा। और डी में है स्कूल जाने के लिए साइकिल के बजाय अपनी कार का उपयोग करना, ये भी आपका ई हो। क्वेश्चन नंबर 135 है संसाधनों की साधारणीयता। कहता है साधनों की साधारणता के लिए निम्न से कौन सा प्रयास उपयोगी होगा? ए में आवश्यकता ना होने पर लाइटों और पंखों को बंद कर देना, बी में सीढ़ियों की जगह लिफ्ट का इस्तेमाल करना, सी में जल के संरक्षण के लिए टपकने वाले नलों को मरम्मत करवाना, डी में वस्तुओं को संग्रह के लिए खाली कंटेनरों का उपयोग करना, और ई में स्कूल जाने के लिए साइकिल के बजाय अपनी कार का उपयोग करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए और सी और डी। ए, सी और डी आपका राइट होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136 देखेंगे। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया है? इसका राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 28 मई 2023 को किया गया। 28 मई 2023 को। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को किया गया। नए संसद भवन का निर्माण भारत की केंद्रीय विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137 देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार करें। कहता है निम्न कथनों पर विचार करें। ए में है मुनाल सैटेलाइट को नेपाल में विकसित किया है। 2 में नेपाल स्पेस स्टार्टअप अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठान नेपाल ने इस सैटेलाइट के डिजाइन और निर्माण में IIT खड़गपुर के छात्रों ने मदद की है। 3 में है इस सैटेलाइट का उपयोग धरती की सतह पर वनस्पति घनत्व का डेटाबेस बनाने में किया जाएगा। 4 में इसे NSIL को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSL भी लॉन्च किया जाना है। नीचे दिए पुट को सही उत्तर को चुने। इसका राइट आंसर होगा केवल 1, 3, 4। 1, 3 और 4 आपका सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138 देखेंगे। अतः भारत में एरावत जो हाल में चर्चा में रहा निम्न में क्या है? भारत का एरावत जो हाल में चर्चा में रहा निम्न में क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत का एक सुपर कंप्यूटर। भारत का एक सुपर कंप्यूटर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। भारत में एरावत जो हाल ही में चर्चा रहा वह भारत का एक सुपर कंप्यूटर है। इसे पुणे स्थित सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग में इंस्टॉल किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 139 है। मनुष्य की परिसंचरण तंत्र में कुल
कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है। तथा मनुष्य के परिसंचरण तंत्र में कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है। इसका राइट आंसर होगा उच्च रक्तचाप सिराओं के संकुचन के कारण होता है। उच्च रक्तचाप सिराओं के संकुचन के कारण होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140 है, पौधे के परिवहन में कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है। कौन सा विकल्प गलत विशेषताओं को दर्शाता है? तो कौन सा गलत विशेषताओं को दर्शाता है? इसका राइट आंसर होगा जल और भोजन दोनों को गति द्विदिशीय होता है। जल और भोजन दोनों की गति द्विदिशीय होता है, ये आपको गलत विशेषताओं को दर्शाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। तथा मनुष्य की तथा पौधे में परिवहन कुछ विशेषताओं को यह गलत है कि जल और भोजन दोनों की गति द्विदिशीय होता है। इस प्रकार आपका बी गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 141 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 141 है, दिसंबर 2024 में पटना में आयोजित बिहार निवेशक सम्मेलन 2024 में किस क्षेत्र में सर्वाधिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? तथा दिसंबर 2024 में पटना में आयोजित बिहार विनिवेशक सम्मेलन 2024 में किस क्षेत्र में सर्वाधिक निवेश प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खाद्य प्रसंस्करण और कृषि में प्राप्त हुए। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 142 है, अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का चिन्ह क्या होता है? अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का चिन्ह क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा प्रतिबिंब के आभासी होने पर धनात्मक और प्रतिबिंब के वास्तविक होने पर ऋणात्मक होता है। प्रतिबिंब के आभासी होने पर धनात्मक और प्रतिबिंब के वास्तविक होने पर ऋणात्मक होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143 देखेंगे। बाल गंगाधर तिलक को पहली बार कारावास की सजा किस वर्ष मिली थी? बाल गंगाधर तिलक को पहली बार कारावास की सजा किस वर्ष मिला था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1882 में मिला था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता है कि बाल गंगाधर तिलक को पहली बार कारावास की सजा 1882 ईस्वी में मिली थी। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 144 देखेंगे। उस विकल्प को चयन कीजिए जो अलैंगिक प्रजनन से संबंधित स्तंभ 1 और स्तंभ 2 दिया गया है और दर्शाता है। तो इसका हम देखेंगे। ए में है लिस्मैनिया, तो लिस्मैनिया का हो जाएगा द्विखंडन हो जाएगा, ए इसका बी हो जाएगा। 2 में ईस्ट, तो ईस्ट का हो जाएगा मुकुलन, ईस्ट का क्या होगा आपको मुकुलन हो जाएगा, डी हो जाएगा। 3 में प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम को हो जाएगा आपको प्लाज्मोडियम का हो जाएगा आपको सी बहुखंडन हो जाएगा। और 4 में हाइड्रा, तो हाइड्रा का हो जाएगा आपको पुनर्जनन, ए हो जाएगा। तो इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा 1 का बी, 2 का डी, 3 का सी और 4 का ए होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 145 देखेंगे। कहता निम्नलिखित में कौन सा कथन आयनिक यौगिक के लिए सदस्य नहीं है? कहता है कि निम्नलिखित में कौन से कथन आयनिक यौगिक के लिए सत्य नहीं है? ए में है आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। 2 में आयनिक यौगिक भंगुर होते हैं और दाब आरोपित करने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। 3 में है धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच प्रबल आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस होते हैं और कुछ हद तक कठोर होते हैं। 4 में है आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है कि आयनिक यौगिक के लिए सत्य नहीं है, आयनिक यौगिक में गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 146 देखेंगे। कहता भारत के इतिहास में द्वितीय नगरीकरण का काल किसे कहा जाता है? भारत के इतिहास में द्वितीय नगरीकरण का काल किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 6ठी सदी ईसा पूर्व को कहा जाता है। 6ठी सदी ईसा पूर्व को काल के कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। कहता है भारत के इतिहास में द्वितीय नगरीकरण का काल 6ठी सदी ईसा पूर्व के काल को कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 147 है। 10 राजन युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? 10 राजन का युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? इसका राइट आंसर होगा 7वें मंडल में। किसमें? 7वें मंडल में। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। कहता है 10 राजन का युग ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148 है। भारत में कैंपस स्थापित करने वाला अमेरिका का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? भारत में कैंपस स्थापित करने वाला अमेरिका का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? इसका राइट आंसर होगा
इलिनोस टेक बना। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। कहता है कि भारत में कैंपस स्थापित करने वाला अमेरिका का पहला विश्वविद्यालय इलिनोस टेक बना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। आपको इलिनोस टेक अमेरिका के शिकागो शहर में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 149 देखेंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के शीर्ष स्थान पर किस राज्य का है। कहता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में शीर्ष स्थान पर किस राज्य का है। तो इसका राइट आंसर होगा आपको ए है, महाराष्ट्र है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के शीर्ष स्थान पर राज्यों में महाराष्ट्र का है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 150 है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार के कितने जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य का गठन किया गया। कहता 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार के कितने जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य का गठन किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य का गठन किया गया। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। कहता है कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार के 18 जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य का गठन किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। आपका रुक्मिणी किताब प्लेटफॉर्म का सेट प्रैक्टिस 1 यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। तो फिर देखेंगे सेकंड टेस्ट सीरीज कुछ देरी में। तब तक ये थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।